हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी DSSB PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज़ चल रही है। इसी सीरीज़ में आज की हमारी वीडियो है। इसमें मैं भी आगे के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। आई होप प्रीवियस वीडियोज़ को आपने देख ही लिया होगा, और अगर किसी ने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पर अवेलेबल है। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। अभी पिछले दिनों कुछ मैंने ऑफ कर लिया था, मतलब क्लासेस नहीं हो पाई थी। आज फिर से हम ये क्लास आज से अपलोड कर रहे हैं और डेली बेस पे आपको ये क्विज़ की एक क्लास मिला करेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, Here is 3 quotes from the poems of Whitman. Find the incorrect one. अभी देखिए, विटमैन की पोएम्स हैं, उसमें से 3 कोटेशंस हैं यहाँ पर। ठीक है, 3 कोटेशंस के सामने, हर एक कोट के सामने पोएम का नेम भी गिवन है। तो आपको ये बताना है इसमें कि कौन सा इनकरेक्ट है। बेसिकली कि वो जो लाइन दी गई है वो उस पोएम से नहीं है, जिस पोएम का नाम उस लाइन के साथ में लिखा गया है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट हमें करना है। जैसे फर्स्ट लाइन दी है, समथिंग देयर इज मोर इमॉर्टल इवन द स्टार्स। पोएम का नेम है ऑन द बीच एट नाइट। नेक्स्ट इज आई बट यूज यू मिनट देन आई रिजाइन यू। Stalin, why do I need pace when I myself out gallop them? Oneself I sing. Next है, but I with mournful tread walk and death my captain lies fallen cold and dead. O captain, my captain. तो बताइए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ऑप्शंस हैं only 2, only 3, all are correct, all are incorrect. What is the correct answer? सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए, थर्ड कोटेशन तो सभी को पता होगी। जैसे इसमें कैप्टन पहले से मेंशन कर दिया गया है, तो ये देखिए, बट आई विद मोर्नफुल ट्रेड वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। ये ओ कैप्टन माई कैप्टन से ही है, ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। हमें फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट वन। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट लाइन, समथिंग देयर इज मोर इमॉर्टल इवन द स्टार्स, तो ये भी करेक्ट है, ऑन द बीच एट द नाइट। लेकिन ये जो सेकंड वाली कोटेशंस दी गई हैं, या सेकंड ऑप्शन में जो आपको लाइंस दी गई हैं, आई बट यूज यू मिनट देन आई रिजाइन यू स्टालिन, वाई डू आई नीड पेस व्हेन आई माई सेल्फ आउट गैलोप देम, तो ये वन सेल्फ आई सिंग से नहीं है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ओनली 2, क्योंकि यही इनकरेक्ट है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज स्टेटमेंट्स आर फॉलोइंग। अब नीचे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये किसने दी हैं, ये पूछा गया है। फर्स्ट है, आई माइट बी कॉल्ड अ सिनेक्डकीस्ट for I prefer synecdoche in poetry, that figure of speech in which we use a part of for the whole. Next is, देखिए, it should be of the pleasure of a poem itself to tell how it can. The figure a poem makes, it begins in delight and the ends in wisdom. The figure is the same as whole love. Next is, poetry is a way of taking life by the throat. No tears in the writer, no tears in the reader. No surprise for the writer, no surprise for the reader. तो किसकी हैं ये सारी स्टेटमेंट्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आर विटमैन, फ्रॉस्ट, फॉकनर या फिर हेमिंगवे। क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। अगर इनमें से आपको एक भी स्टेटमेंट समझ आ रही है कि मतलब किस राइटर से हो सकती है, तो उसी से आप आंसर कर लोगे। चारों ही स्टेटमेंट किसके द्वारा गिवन है? दीज आर गिवन बाय फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लैम्स सिस्टर मैरी अपीयर्स एज। लैम की जो सिस्टर है मैरी, वो कैसे अपीयर होती हैं? फर्स्ट है कजिन ब्रिगेड, नेक्स्ट इज मदर ब्रिगेड या फिर सिस्टर मैरी, कजिन मैरी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है कजिन ब्रिगेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्ब इज साइलेंट अबाउट अ पर्सन, आइडेंटिफाई द पर्सन। लैम्ब जो है वो एक पर्सन के विषय में कहा गया है कि लैम्ब इज साइलेंट अबाउट अ पर्सन, ठीक है, उस पर्सन को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस आर हिज ऑन मदर, हिज ऑन फादर, हिज ऑन बिलव्ड, या फिर नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज को कट कर देते हैं, बाकी 3 ऑप्शंस में से आपको फाइंड आउट करके आंसर करना है। क्या होगा राइट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है अबाउट हिज ऑन मदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हु रोट स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स। किसने लिखा है ये वर्क? स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स। ऑप्शंस आर शैली, कीट्स, बायरन, लैम्ब। What is the correct answer? Specimens of English Dramatic Poets is written by लैम्ब, ठीक है, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, एडोनियस इज अ थ्रेनेडी ओवर द डेथ ऑफ द पोएट। एडोनियस जो है वो एक थ्रेनेडी है। थ्रेनेडी मतलब एक तरीके से ट्रेजेडी ही मानिए, जो प्योर ट्रेजेडी होती है उसे थ्रेनेडी बोलते हैं, ठीक है। तो एडोनियस एक थ्रेनेडी है ओवर द डेथ ऑफ अ पोएट, किसी एक पोएट की डेथ के ऊपर। तो किस पोएट के ऊपर है ये पूछा गया है। ऑप्शंस हैं कीट्स, शैली, टेनिसन, कॉल्डेस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। एडोनियस बहुत ही फेमस वर्क है, ठीक है, और किसने लिखा है? शैली ने लिखा है। किसके लिए लिखा है? कीट्स के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कीट्स की डेथ पर। ऑन हुज ग्रेव आर द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम टेम्पेस्ट इंस्क्राइब्ड। किसकी ग्रेव पर ये जो नीचे लाइन दी गई हैं वो इंस्क्राइब की गई, मतलब लिखी गई हैं। और ये लाइन्स कहाँ से हैं? टेम्पेस्ट से। लाइन्स हैं, नथिंग ऑफ हिम दैट डोथ फेड बट डोथ सफर A sea change into something rich and strange। किस राइटर की ग्रेव पर यह लिखा हुआ है? ऑप्शंस आर शैली, कीट्स, टेनिसन, शेक्सपियर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, ये इसका जो राइट आंसर है वो है शैली। शैली की ग्रेव पर ये लिखा हुआ है, नथिंग ऑफ हिम दैट डोथ फेड बट डोथ सफर अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैली, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शैली wrote a defense of poetry as a reply to charge made against poetry by। देखिए, शैली ने एक वर्क लिखा था जिसका नाम है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। इन्होंने एक रिप्लाई के रूप में लिखा था ये, ठीक है। रोट अ डिफेंस ऑफ पोइट्री एज अ रिप्लाई टू चार्ज मेड अगेंस्ट पोइट्री। मतलब ऐसा हुआ था कि पोएम के अगेंस्ट में कुछ क्रिटिक्स ने कुछ वर्क लिखा था, उसके रिप्लाई में इन्होंने ये वर्क लिखा था, डिफेंस ऑफ पोइट्री, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है, ऑप्शन था अगेंस्ट पोइट्री बाय, किसकी पोइट्री के अगेंस्ट में ये था? फर्स्ट ऑप्शन है थॉमस लव पिकॉक इन द 4 एजेस ऑफ पोइट्री। थॉमस हेट पिकॉक इन द 4 एजेस ऑफ पोइट्री, ये तो अलग ही गलती दिख रहा है। नेक्स्ट, थॉमस लव पिकॉक इन द 5 एजेस ऑफ पोइट्री, या फिर थॉमस लव पिकॉक इन द 4 स्टेजेस ऑफ पोइट्री। तो बेसिकली आप समझ ही चुके होंगे, और वैसे भी इसमें 2 ऑप्शन एक जैसे दे दिए गए हैं, ठीक है। थॉमस लव पिकॉक इन द 4 एजेस ऑफ पोइट्री, नहीं, यहाँ पे स्टेजेस है, यहाँ पे एजेस है। बताइए कौन सा राइट आंसर है इसमें से? उनके वर्क का नाम क्या है? 4 स्टेजेस ऑफ पोइट्री या फिर 4 एजेस ऑफ पोइट्री? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, थॉमस लव पिकॉक इन 4 एजेस ऑफ पोइट्री, ठीक है। नेक्स्ट इज एडविन ड्रूड इज डिकेंस। एडविन ड्रूड जो है वो डिकेंस के अनफिनिश्ड नॉवल है। डिकेंस का अनफिनिश्ड नॉवल है, फिनिश्ड नॉवल है, फर्स्ट नॉवल है, या फिर ड्रीम नॉवल है?
व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, एडविन ड्रूड जो वर्क है डिकेंस का, वो एक अनफिनिश्ड नॉवल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इट इज एन अनफिनिश्ड नॉवल। नेक्स्ट, दिस नॉवल वाज रिटन इन 1949 to 50। देखिए, यहाँ पे एक नॉवल के बारे में पूरी जानकारी दी गई है और नॉवल को फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया होगा। देखते हैं, रीड आउट करते हैं। दिस नॉवल वाज रिटन इन 1949 to 50। द नॉवेलिस्ट स्पेंट हिज टाइम इन द फिशिंग टाउन ऑफ यारमाउथ to have a local color for the Peggotty scenes. Its first chapter appeared in Household Words. It's considered to be the semi-autobiography of the novelist. It presents a pathetic story of an orphan child, Peggotty. Aunt Betsy and Agnes appear in this novel. Find it out. अब इस नॉवल का नेम आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस हैं एडविन ड्रूड, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, डेविड कॉपरफील्ड या फिर अ टेल ऑफ टू सिटीज। अगर देखिए आपको कैरेक्टर्स के नेम पता हैं तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो पेगोटी नाम का कैरेक्टर आपने देखा होगा किसमें है? आंट बेट्सी और एग्नेस, ये तीनों कैरेक्टर कौन से वर्क में देखने को मिलते हैं आपको? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है। डेविड कॉपरफील्ड एक सेमी ऑटोबायोग्राफी का, इससे तो फाइनल ऑटोबायोग्राफी ही माना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डेविड कॉपरफील्ड। नेक्स्ट इज, in 1869 Dickens began to write it, but he died without completing it, but its copyright was already sold. Find out the novel. देखिए 1969 में क्या होता है, डिकेंस ने इस नॉवल को लिखना तो शुरू किया था, लेकिन बट ही डाइड विदाउट कंप्लीटिंग इट, लेकिन इसे कंप्लीट किए बिना ही उनकी डेथ हो जाती है, पर इसके जो कॉपीराइट्स हैं उसको ऑलरेडी उसको बेच दिया जाता है। फाइंड आउट द नॉवल। अब नॉवल कौन सा था इनका डिकेंस का, वो बताना है। ऑप्शंस हैं द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, ऑलिवर ट्विस्ट, ब्लीक हाउस, नन ऑफ दीज। देखिए आपने अभी ऊपर क्वेश्चन में भी देखा था कि एडविन ड्रूड जो है एक अनफिनिश्ड नॉवल है, तो क्या इसी नॉवल की बात हो रही है यहाँ पर? फाइंड आउट कीजिए और आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो यही है, ऑप्शन नंबर ए, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, ठीक है। ये एक अनफिनिश्ड नॉवल है और मतलब डिकेंस की डेथ इसे कंप्लीट करने से पहले ही हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पेन ऑफ टी.एस. एलियट, फ्रॉम विच पोएम हैव द फॉलोइंग एक्सर्प्ट बीन टेकन। देखिए ये जो लाइन है वो टी.एस. एलियट के द्वारा लिखी गई हैं और ये पूछा जा रहा है कि टी.एस. एलियट की किस पोएम में ये लाइन्स हैं। लाइन्स देख लेते हैं। We only live, only suspire, consumed by either fire or fire. What we call the beginning is often the end, and to make an end is to make a beginning. End is where we start from. Next line is why we are born with the death. See, they return and bring us with them. For history is a pattern of timeless movements. ये सारी लाइन्स किस पोएम से हैं? ऑप्शंस आर लिटिल गिडिंग 4 क्वार्टेट, बर्ंट नॉर्टन 4 क्वार्टेट्स, ईस्ट कुकर 4 क्वार्टेट्स या फिर ड्राई सैल्वेज 4 क्वार्टेट्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है लिटिल गिडिंग 4 क्वार्टेट्स, ठीक है। यहीं से ये सारी लाइन्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। दाओ हैडेस्ट वन एम, वन बिजनेस, वन डिजायर, दिस लाइन अपीयर्स इन। ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? दाओ हैडेस्ट वन एम, वन बिजनेस, वन डिजायर। ऑप्शंस आर डोबर बीच, मोरालिटी, स्कॉलर जिप्सी, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज को कट करते हैं, बाकी 3 ऑप्शंस में से आपको फाइंड आउट करना है क्या होगा इसका राइट आंसर। Thou hadst one aim, one business, one desire.
सोचिए, आंसर कीजिए, कहाँ से ली गई ये लाइन? यस, द राइट आंसर इज द स्कॉलर जिप्सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां से ये लाइन है, दाउ हैडेस्ट वन एम वन विशेस वन डिजायर, द स्कॉलर जिप्सी। नेक्स्ट, विच पोएम ऑफ आर्नोल्ड बिगिन विद? आर्नोल्ड की कौन सी पोएम है जो स्टार्ट होती है, मतलब फर्स्ट लाइन है उस पोएम की, ये कोल्डली सैडली डिसेंड्स एंड द ऑटम इवनिंग। ऑप्शंस आर रग्बी चैपल, स्कॉलर जिप्सी, मॉरलिटी, डोबर बीच। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। आर्नोल्ड की कौन सी पोएम से ये फर्स्ट लाइन है, मतलब बिगिनिंग होती है लाइन की, बिगिनिंग है पोएम की, कोल्डली सैडली डिसेंड्स द ऑटम इवनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रग्बी चैपल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रग्बी चैपल। नेक्स्ट चलते हैं, विच पोएम प्लीड्स फॉर द intellectual equality of men and women? ऑप्शंस आर प्रिंसेस, मॉड, इन मेमोरियम या फिर नन ऑफ दीज। यहां पर इक्वालिटी लिखा हुआ है। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी के बारे में कौन सी पोएम में लिखा गया है? विच पोएम प्लीड्स फॉर द इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन? द प्रिंसेस, मॉड, इन मेमोरियम। क्या होगा इसका राइट आंसर? और ये टेनिसन के वर्क हैं, ध्यान रखना। यस, इसका जो राइट आंसर वो है द प्रिंसेस। प्रिंसेस में ही इक्वालिटी के बारे में या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ज़्यादातर बातें की गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द पोएट टेनिसन डिड नॉट गेट हिज पोएट्री पब्लिश्ड फॉर अबाउट 10 years बिकॉज ऑफ द ब्रूटल क्रिटिसिज्म ऑफ हिज 2 volumes. This period of 10 years is a period of silence. The duration is, इस पीरियड की ड्यूरेशन पूछ ली गई है यहाँ पर। देखिए, टेनिसन का ये कहा जाता है कि जो पोएट थे टेनिसन, उन्होंने अपनी पोएट्री को पब्लिश नहीं किया था लगभग 10 सालों तक, क्योंकि उनके जो 2 वॉल्यूम आए थे स्टार्टिंग में, उन वॉल्यूम्स को बहुत ज़्यादा ब्रूटली क्रिटिसाइज़ किया गया था। ठीक है, अब 10 साल तक लगातार उन्होंने कुछ भी पब्लिश नहीं किया लिखा हुआ। तो इस जो ये 10 साल वाला पीरियड था, इसकी ड्यूरेशन क्या थी ये पूछा जा रहा है, और इस पीरियड को क्या कहा जाता था? पीरियड ऑफ साइलेंस। ड्यूरेशन बताइए क्या होगी? ऑप्शंस है फ्रॉम 1832 टू 1842, फ्रॉम 1842 टू 1854, फ्रॉम 1854 टू 1864। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद में ये पोएट लॉरेट भी बन गए थे। कब बने थे? 1850 में। ठीक है, जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है, इसके बाद ये पोएट लॉरेट बनते हैं। ठीक है, तो इनका जो साइलेंस वाला टेन्योर था या साइलेंस वाला जो टाइम पीरियड था वो कौन सा था? क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम 1832 टू 1842। ठीक है, पोएट लॉरेट बनने से भी पहले का। आगे चलते हैं, द लिरिक ब्रेक 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 एक्सप्रेसेस टेनिसन्स ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ। देखिए, ये जो लिरिक है ना, मतलब ये स्पेशली लाइन जो एक्सप्रेस करती है टेनिसन के दुख को, किसकी डेथ पर? ऑप्शन है एडवर्ड यंग, आर्थर क्लाफ, आर्थर हैलम या फिर नन ऑफ दीज। इसे कट कर देते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, इनका एक वर्क है इन मेमोरियम और बहुत ही फेमस है, और वो भी एक इलेजी है जो किसी की डेथ पर इन्होंने लिखी थी, और वो बहुत ही इनके करीब थे जिनकी डेथ पर इन्होंने ये लिखी इलेजी। ठीक है, इन मेमोरियम, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। ये लाइन जो है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, वो उन्हीं के लिए है।
क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्थर हेनरी हेलम, इनका पूरा नाम ये है, ठीक है, आर्थर हेलम। नेक्स्ट इज in the novel Mayor of Casterbridge there is the hairdresser who sells his wife Susan to Newson for 5 guineas in a fair held in Weydon Priors. Later he becomes the mayor, find him out. पूरी थीम ही दे दी गई है बेसिकली उस नॉवल की। अब बताना है आपको कि कौन है वो, मतलब उस कैरेक्टर का, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का नेम क्या है, ये पूछा गया है। वर्क का नेम क्या है? मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, ठीक है। अब इसमें एक कैरेक्टर होता है जिसका, जो हेयर ड्रेसर होता है शुरुआत में, और जो अपनी वाइफ सुजैन को, न्यूसन को बेच देता है केवल 5 गिनीज में, ठीक है, और बाद में वो मेयर बनता है। उस कैरेक्टर का नेम क्या है? ऑप्शन है डोनाल्ड फारफ्रे, माइकल हेंचार्ड, गैब्रियल ओक या फिर जूड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आपने स्टोरी पढ़ी होगी इसकी, ये नॉवल जो है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइकल हेंचार्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, टेस फॉल्स इन लव विद एंगल क्लेयर हु wants to marry her. She wants to tell about this sin before marriage. What does she do? वो क्या करती है? आपने टेस द एल्वरविल की स्टोरी सुनी होगी, और उसमें एंड में क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। वो क्या करती है लास्ट में? ऑप्शन है शी राइट्स अ लेटर ऑफ कन्फेशन, सी कम्युनिकेट्स दिस ओवर फोन, सी कन्फेसेस बिफोर हिम। तो वो क्या करती है अपनी सच्चाई उसे बताने के लिए क्लेयर को? ऑप्शंस आपके सामने हैं, नन ऑफ दीज को कट कर देते हैं, बाकी 3 ऑप्शंस में से बताइए राइट क्या है। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है शी राइट्स अ लेटर ऑफ कन्फेशन, ठीक है, क्लेयर के लिए वो एक पत्र लिखती है जिसमें अपना पूरा कन्फेशन देती है वो। टेस इज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ मर्डर एंड इज अल्टीमेटली सेंटेंस्ड टू डेथ। Whom does she kill? उसने किसे मारा था टेस ने? ऑप्शन है एबल, ओक, एलेक या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर वो है एलेक का मर्डर करती है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज हु इज़ द ऑथर ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनके ऑथर कौन है? और वर्क से भी आप पहचान कर सकते हो क्योंकि वर्क का नाम साथ ही दे दिया गया है। लाइन्स है क्रिटिसिज्म मस्ट ऑलवेज प्रोफेस एन एंड इन व्यू विच rawly speaking appears to be the elucidation of works of art and the correction of taste, the function of criticism. Next, poetry is a superior amusement. I do not mean an amusement for superior people. I call it an amusement not because that it is a true definition, but because you call it anything else you are likely to call it something still more false. प्रीफेस टू द सैक्रेड वुड। अब ये दोनों लाइंस किसके द्वारा लिखी गई हैं? ऑप्शन है टी.एस. एलियट, W.B. येट्स, P.B. शेली, मैथ्यू आर्नोल्ड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? Yes. What is the correct answer? इसका राइट आंसर है टी.एस. एलियट, इन्हीं के स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द क्रिटिक टू प्रिजर्व ट्रेडिशन वेयर अ गुड ट्रेडिशन एग्जिस्ट। द पोएटेस्ट
who understand his own limitations will be one of our useful second order minds, a good minor poet or another good critic. Eliot wrote this in the introduction to. Eliot किसके इंट्रोडक्शन में ये पूरी स्टेटमेंट देते हैं? ऑप्शंस हैं ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, a note on American critic, the sacred wood, none of these. क्या होगा इसका राइट आंसर? 3 ऑप्शंस में से आपको फाइंड आउट करना है। सोचिए और आंसर कीजिए। What is the correct answer? It is a part of the business of the critic to preserve tradition where a good tradition exists. The poetster who understands his own limitations will be one of our useful second order minds, a good minor poet or another good critic. Eliot wrote this in the introduction to The Sacred Wood. Option number C is the correct answer, The Sacred Wood. Next is the emotion of art according to Eliot is. इलियट के अकॉर्डिंग द इमोशन ऑफ आर्ट क्या है? ऑप्शन है पर्सनल, सब्जेक्टिव, इम्पर्सनल। इसका राइट आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू इलियट द इमोशन ऑफ आर्ट इज yes, impersonal. ठीक है, ऑप्शन नंबर C is the correct answer. Now moving to the next question. Here are the 4 quotes from one of the Hardy's novel. Name the novel. अब देखिए यहाँ पे 4 कोटेशन दी गई हैं हार्डी के एक नॉवल से। अब नॉवल को फाइंड आउट करना है। लाइन्स हैं, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ वुमन टू डिफाइन हर फीलिंग्स इन लैंग्वेज विच इज चीफली मेड बाय मैन टू एक्सप्रेस देयर्स. Next is all romances end at marriage. Third is when a strong woman recklessly throws away her strength, she is worse than a weak woman who has never had any strength to throw them. Next, I am not a fool, you know, although I am a woman and have my woman's moments. Options are Tess of the Urbervilles, Far from the Madding Crowd, Jude the Obscure या फिर Mayor of Casterbridge. What is the correct answer? क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड। इसी से ये सारी लाइंस हैं। ठीक है, हार्डी का ये नॉवल है, इससे ये सारी लाइंस दी गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इसे, द फ्रेज, यहाँ पे फ्रेज दी गई है और ऑब्जेक्टिव कॉरिलेटिव अकर्स इन इलियट्स वन ऑफ द एसे इन द सैक्रेड वुड। व्हाट इज द नेम ऑफ द एसे? बताइए। ऑब्जेक्टिव कॉरिलेटिव जो फ्रेज है ये अकर होती है इलियट के एक एसे में, जो सैक्रेड वुड के एक कलेक्शन है ना सैक्रेड वुड, उसमें से एक एसे में। अब उस एसे का नेम बताना है। ऑप्शन है रिटोरिक एंड पोएटिक ड्रामा, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, नन ऑफ दीज। ऑब्जेक्टिव कॉरिलेटिव, इसको ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट को। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इस ऐसे का नाम है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी अभी चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्वेश्चंस स्पेशली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए और इसी तरीके की क्विज वाली वीडियो पाने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।